अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो वह है 120 के 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना बैठ जाना कहलाती है। रोकने से यह मतलब होता है कि बैठ जाइए। कुछ इसके विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो शब्द हैं जैसे कि मर्यादा शब्द है तो कैसे वहाँ यूज किया जाता है मर्यादा शब्द को संसद में। विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना मर्यादा का मतलब है। पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंत प्रदर्शन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अप्रदन कहलाती है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। संसद में शून्यकाल का समय क्या कहलाता है? माने इसमें से शून्यकाल कौन सा है? तो इसमें से शून्यकाल हो जाएगा सी और डी। 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक शून्यकाल हो जाता है। शून्यकाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा के प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि की वर्ष 2014 से परिवर्तन कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे कर दिया गया है और तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं। जिसके बाद सभापति को अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का वह समय प्रश्न काल से पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववर्त प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। शून्यकाल का अर्थ यही होता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल है जो कि भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र, मैंने प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। शून्यकाल का मतलब यही है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में होती है। विधेयक को प्रस्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन से विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रभाव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। जब सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत करता है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य का साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में कोई विधेयक संशोधित सही दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या की साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया समान विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के 5 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यापक नहीं होगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ सी होगा सही। संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि 2 सही है। प्रश्न के कथन 1 में अंग्रेजी संस्करण में आर्टिकल 109 दिया गया था जबकि हिंदी संस्करण में केवल अनुच्छेद था, उसका क्रमांक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति के संदर्भ में
अनुच्छेद 118 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये बनता है कि अगर जब संयुक्त बैठक होती है तो अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है तो वहाँ पे उपाध्यक्ष बैठ सकता है, वो पीठासीन हो। अगर वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति होगा। अगर वो भी अनुपस्थित है तो वैसे पीठासीन होगा व्यक्ति जो उस सदस्य द्वारा चुना जाएगा, जो वहाँ बैठे हुए हैं सदस्य उनके द्वारा चुना जाएगा, वो अध्यक्षता के तौर पर कार्य संभालेगा। सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है? स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु तो अधिकृत होती है? तो वो हो गया लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 स्वीकृत करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो इसमें से तीनों सही होगा। भारत जो कि अनुच्छेद संयुक्त बैठक 108 के अनुसार होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1961 हुआ है और इसकी दूसरी संयुक्त बैठक जो हुआ था दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक जो बैंक सेवा आयोग के लिए हुआ था, जो बिल पारित करना था। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होती है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। 9 मई 1961 को आयोजित की गई। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक कार्य बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 16 मई 1978 को आयोजित की गई तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज मूल्य विधेयक के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? पहला, संयुक्त बैठक प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। संयुक्त सभा के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 यानी कि 1/6 की आपूर्ति होनी चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? यानी कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने में किस स्थिति में? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गतिरोध दूरी करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो समान विधेयक यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक पे होती है। ऑप्शन नंबर सी हो। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? दोनों में से सदन के एक पटल पर रख सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि अगर धन विधेयक है तो सिर्फ धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, लेकिन जो कानूनी विधेयक है दोनों में से किसी भी पटल पे पारित किया जा सकता है, लाया जा सकता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक तथा अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें दो सही है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। अनुच्छेद 107 के 3 के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक संशोधनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होगा, अतः कथन एक असत्य है। अनुच्छेद 107 में के 5 के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107 के 4 के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, अर्थात दो सत्य है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकरण से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से बाद और कार्यवाही तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो इसमें संसद का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी का नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राहुंडिया निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि को मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसीलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद
अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करता है। 114 अनुच्छेद के अनुसार करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, भारत की संचित निधि में जमा होता है। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन संचित निधि से भार नहीं है, यानी कि संचित निधि से नहीं दिया जाता। संविधान के अनुच्छेद 112 के 3 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय इस प्रकार है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति और उच्च सभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, इससे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज निक्षेपण निधि भार और मोचन भार, उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन, दूसरा फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारी का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ में से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता है। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियाँ, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद के किसी भी संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है यथा अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन दिया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के नाम से उनको भत्ता नहीं मिलता है, उनको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, सभापति के रूप में वेतन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि भारित नहीं है? तो भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के वेतन और भत्ते। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिक निधि के स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रण अधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। इसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना, लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के बयानाधीन होती है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति से पूर्व कर सकते हैं, बिना संसदीय स्वीकृति के नहीं कर सकता। संघ की सरकारी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व,
राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले, यानी कि इसमें केवल दो ही सही होगा। भारत के संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत के संचित निधि से निकाली नहीं जा सकती। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग है जो कि उत्तरदायी होता है। संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक, यानी कि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है, न्यू क्वेश्चन है। आइए इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाली व्यय की मांग को लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में एक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। हालांकि व्यय की प्रकृति के अनुरूप एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती है। साथ ही गैर विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए पृथक मांग प्रस्तुत की जाती है। अतः वार्षिक बजट में अनुदान की मांगों को कुल संख्या निर्धारित नहीं है। उदाहरण स्वरूप वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 अनुदान की मांगें प्रस्तुत की गई थी, जबकि वार्षिक बजट 21-22 में इसकी संख्या 101 थी। 22-23 में 102 था, 21-22 में 101 था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 109 के में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 111 में विधायकों पर अनुमति, जो अनुमति मिलता है उसके बारे में 111 अनुच्छेद में बताया गया है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया? तो 110 हो जाएगा। 109 पूछे तो इसको प्रक्रिया बताया गया, विशेष प्रक्रिया बताया 109 में। 111 में विधेयक को अनुमति देने के लिए बताया गया। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है, यानी कि इनमें से सभी। तो चलिए इसको देखते हैं। भारत सरकार के उधार लेने का नियमन वित्त विधेयक हो गया। भारत की समेकित निधि की निगरानी वित्त विधेयक हो गया। किसी राज्य के खातों लेखों की लेखा परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके नियमन के प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत के संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इन प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपक्रम धन विधेयक में शामिल नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता
निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं है। वस्तुतः अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा पा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थदंडों के उपबंध करता है। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता नहीं। धन विधेयक है जो सिर्फ लोकसभा में पारित किया जा सकता है। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित कर या अस्वीकार कर सकती है। यही वो सही है, बाकी सब गलत है। यह धन विधेयक है या है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यही सही है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। नहीं जी, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में ही होती है। लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बी सही हो जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होती है। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जा सकता है? तो लोकसभा में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा द्वारा धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है 14 दिनों तक। बी सही हो जाएगा। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। बस ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? ऑप्शन नंबर डी। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित है, उसे ऑप्शन नंबर बी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बजट उल्लिखित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संसद के समेकित निधि पर प्रभारी व्यय को बढ़ाने की शक्ति का प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने को काम आती है? यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संसदीय निधि से संघ धन निकालने के लिए लेखानुदान करता है। लेखानुदान बना है, ऑप्शन नंबर सी। बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती तो लेखा के लिए वोट की आवश्यकता होती है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? लेखानुदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होता है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुदान का अनुरोध। समान वित्तीय विधायन के चरण सम्मिलित है। यानी कि 4 के छोड़कर समान वित्तीय विधायन 1, 2, 3, 5 संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। उपयुक्त में से सभी है जी। यानी कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर इससे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं के में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, धन विधेयक पर। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध बजट की संघीय बजट से संबंधित? सी, कटौती। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया?
स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया, ऑप्शन नंबर सी। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तीनों के ऊपर रहते हैं, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, तीनों पर रखती है। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। विधेयक पर बहस को बंद कर देना गिलोटिन का अर्थ। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का जो सचिवालय है जो सरकार से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संसद की प्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की प्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को स्वर्ण जयंती मनाया गया भारतीय संसद को। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? बिमल पटेल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? बिमल पटेल ने किया था। इसको झारखंड पीसीएस 2023 में पूछ लिया जी। भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल तीसरा सही है जी। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के उपाध्यक्ष होते हैं। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था? वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। ये होता है ख़त्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे संसदीय समितियाँ, जो संसद से संबंधित जो समितियाँ होता है अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।